अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का दावा है कि उन्हें नाअहल करके नवाज शरीफ को अहल करने की साजिश हो रही है, लेकिन उसी जलसे में वो साजिश करने वाले अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, बार बार अमेरिका से दोस्ती के लिए आवाजें बुलंद करते हैं। अगर उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिकी साजिश है, तो वो अमेरिका से दोस्ती के ख्वाहिशमंद क्यों है? इन्होंने एक नया प्लान बनाया जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूँ, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं। इमरान खान साहब अपनी 26 साल सियासत में कभी अपने कहे पर कायम क्यों नहीं रह सके हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद कप्तान साहब के पास खुद भी ना हो। 26 साल तवील सियासी सफर में उनके बयानात, ख्यालात, हिकमत अमली और सियासत सब तजादात का मजमूआ रहे हैं। आज जमहूरियत के हक में आवाज बुलंद करने वाले खान साहब ने सियासत पे कदम रखा तो सिर्फ 3 साल बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया, असेंबलियां तहलील कर दी, आइन को मुअत्तल कर दिया और वर्दी में ही कसरे सदारत में बराजमान होने का फैसला किया। इमरान खान ने जनरल परवेज मुशर्रफ को मुल्क की जरूरत करार देते हुए सदारती रेफरेंडम में उन्हें वोट भी दिया, लेकिन खान साहब तो यहाँ भी अपने कहे पर कायम नहीं रह सके। इमरान खान जिन्हें मुल्क की जरूरत करार देते थे, वही परवेज मुशर्रफ उन्हें मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन नजर आने लगे। परवेज मुशर्रफ जब 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान को अमरीकी जंग का ईंधन बना रहे थे, तो इमरान खान मीडिया पर आकर उनकी भरपूर वकालत किया करते थे। तो इमरान खान तो फिर इमरान खान है ना, यहाँ भी अपने कहे पर कायम नहीं रह सके। गुजरे वक्त के साथ कप्तान को ये मौक़िफ़ भी अपना बदलना पड़ा। जिस जंग की वो हिमायत करते थे वो उनको हिमाकत नजर आने लगी। उन्होंने इसका इतराफ तो नहीं किया, लेकिन वो इस जंग का मलबा परवेज मुशर्रफ पर डालकर अवाम को नुकसानात जरूर गिनवाते रहे। एक अमेरिका से हुक्म आया, बदकिस्मती से उस वक्त जो हमारे मुल्क का सरबराह था उसने अपने लोगों की दिफा नहीं की, घुटने टेक दिए और हमें फतह किए बगैर हमें अमेरिका की जंग में ले गया। हमारे 80,000 लोग उस जंग में कुर्बान हुए। 3 गुना हमारे फौजी, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हमारे फौजी अमेरिका की जंग में कुर्बान हुए। $100 अरब से ज्यादा पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ उस जंग पे। 2007 में अपोजिशन जमातें सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई, तो इमरान खान ने उसका क्रेडिट नून लीग के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिया था। अच्छा, उसी वक्त नाज़रीन इमरान खान को नवाज शरीफ साहब इतने मासूम नजर आते थे कि वो बरमला ये कहते थे कि परवेज मुशर्रफ के नीचे नवाज शरीफ साहब को कभी इंसाफ मिल ही नहीं सकता। अच्छा, यही नहीं बल्कि उन्होंने भरे मजमे में नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी पेश की थी और कहा था कि परवेज मुशर्रफ ने आपकी पार्टी के लिए वो काम अंजाम दे दिया है जो शायद आप खुद भी नहीं कर सकते थे। और इमरान खान को मुस्लिम लीग खौफ में सिर्फ लोटे ही नहीं बल्कि चोर और करप्ट भी नजर आते थे। चौधरी परवेज इलाही को तो वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे। और फिर वही हुआ, यहाँ भी इमरान खान साहब अपने कहे पर कायम नहीं रह सके। माजी के ये डाकू इमरान खान को इतने पसंद आए कि उनको पंजाब की वजारत आला ही थमा दी। मुस्लिम लीग काफ़ी नहीं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी जब तक हुकूमत में PTI की इत्तेहादी नहीं बनी थी, इमरान खान को MKM वाले फाशिस्ट नजर आते थे। वो उन्हें हिटलर से तशबीह देते थे, लेकिन जब उनसे काम पड़ा तो वहाँ भी फिर खान साहब अपने कहे पर कायम नहीं रह सके। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के चंद वोट्स ने इमरान खान को वजारत उज़्मा दिलाई, तो उनसे बढ़कर नफीस दुनिया में कोई नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट बनी और हमारी कैबिनेट बनी तो 2 वजीर फरुख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। मैं तो नहीं दोनों को जानता था, तो हमें खौफ था। मैं कहा पता नहीं ये वो जिनकी बैकग्राउंड क्या है, कोई हमारी कोई बात मानी ना गई तो शायद बंदूक ही ना निकल जाए कैबिनेट पे, हम ये डरे हुए थे। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन 2 से ज्यादा नहीं।
जिस वक्त इमरान खान को एमकेएम वाले इंतहाई नफीस लोग लगते थे नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत प्यारी नजर आती थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तो मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जमहूरियत पसंद और न्यूट्रल थे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये न्यूट्रल की तशरीह उस वक्त कुछ और थी। आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टैब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर खड़े। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो क्या दोबारा कहना पड़ेगा या फिर आप खुद ही समझ गए हैं कि खान साहब यहाँ भी अपने कहे पर कायम नहीं रह सके? जब इख्तिदार हाथ से छूटने लगा तो एस्टैब्लिशमेंट से यारियां भी जाने लगी। इमरान खान जिनकी न्यूट्रलिटी की बातें किया करते थे, उनसे सवाल करने लगे कि वो न्यूट्रल क्यों है। आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है, चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। ये वही इमरान खान हैं जो कहते थे उन्हें इख्तिदार मिला तो वो ऐसा वजीर आजम बनना कबूल नहीं करेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलता हो। लेकिन क्या करें जी, इमरान खान है, कहने पर कायम रहना मुश्किल ही नहीं, यहाँ नामुमकिन ही नजर आता है। जिनका वजीर आजम बनना किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था, वो वजीर आजम तो बन गए, लेकिन खुद ही बताते हैं कि वो एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। तैनातियों से लेकर बिल्स पर साइन तक वो एक ही तरफ देखते थे। अच्छा, एक और बात भी याद दिला दूं, इमरान खान जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आज उंगलियां उठा रहे हैं और उन्हें नून लीगी करार दे रहे हैं, जब मुस्लिम लीग और दीगर जमातें इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज करती थी तो खान साहब उनका दिफा करते हुए दिखाई देते थे। नाज़रीन, इमरान खान ने इख्तिदार के हुसूल के लिए अपने मौक़िफ़ से ही रुजू नहीं किया, उसूलों और मयारों का भी बड़ा सौदा किया। बतौर हाकिम वो रियासत मदीना की मिसाल दिया करते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के इंसाफ के किस्से सुनाते थे। लेकिन जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे तो वो फराह खान का भरपूर दिफा करते हुए नजर आने लगे। उन्हें तलाशी देने के लिए पेश होने का नहीं कहा खान साहब ने। फराह का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फराह खान। ये करेक्शन है। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेकसूर है। इमरान खान 26 साल बबांगे दौल कहते रहे कि उन्होंने 26 साल मनी लॉन्डर्स और करप्ट लोगों के खिलाफ जिद्दोजहद की है। गरीब मुल्क सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि इलीगल क्लास मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेज देती है। लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग और माली फ्रॉड का यही इल्ज़ाम उनके दोस्त और अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी पर लगा तो इमरान खान को मनी लॉन्ड्रिंग बहुत छोटी सी चीज़ नजर आने लगी। खान साहब सियासत में आए तो दीगर सियासतदानों की मिसाल देकर आवाम को बताते थे कि उन्हें कैसे पागल बनाया जाता है। लेकिन खान साहब, आपने अपनी 26 साल सियासत में वही कुछ तो किया जो आप दूसरों के लिए कहा करते थे। माजी के किस्से छेड़ दिए आज मैंने, और उस पर बात करने के लिए तफसीली तौर पर आज प्रोग्राम में मुझे फैसल करीम कुंडी साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अतर काजमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अतर। अली परवेज मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप दोनों की इजाजत से जरा अतर से बात का आगाज करती हूँ। पहले तज्जिया ले लेती हूँ। जो कुछ मैंने सुनाया, अतर, खान साहब कभी अपने कहे पर कायम क्यों नहीं रह सके? देखिए, अगले इंतखाबात में अवाम उनको वोट आउट कर देंगे और जो भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे, ये सारी आपने जो चार्जशीट पेश की, मेरे ख्याल में आज तो आपने इमरान खान की सियासत ख़त्म कर दी। तो मेरे ख्याल में अगले इंतखाबात में इसका नतीजा निकलेगा। एक छोटी सी चीज़, वो अमरीकी दोस्ती से आपने शुरू किया कि वहाँ से उनका तजाद शुरू होता है, पर मेरे ख्याल में टाइम की कमी थी। तो जहाँ पे खान साहब का जुमला ख़त्म हुआ, वहाँ पे अगले 2 सेकंड आप शामिल नहीं कर सकी जिसमें उन्होंने कहा कि दोस्ती चाहता हूँ, गुलामी नहीं। उन्होंने 26 साल पुराना भी बयान चलाया, पर यकीनन वो 2 सेकंड का टाइम नहीं होगा, तो वो अब आपने शामिल नहीं किया। बाकी ये सारी चार्जशीट इसका जवाब तो खान साहब देंगे, पर मेरे ख्याल अगर आपको नजर आ रहा हो तो, लेकिन उससे दोस्ती कैसे? जो आज उनके खिलाफ साजिश करता है उससे दोस्ती कैसे? अभी भी अमरीकी साजिश हो रही है, उनको नाअहल करना चाहते हैं और वो उनसे दोस्ती चाहते हैं।
गुलामी नहीं चाहते ना, दोस्ती चाहते हैं। 26 साल पहले एक इंतजामिया चेंज होती रहती है। मेरा वही तो सवाल है, जिस तरह आपके खिलाफ जो साजिश करेगा, आपको नाअहल करना चाहे, माइनस करना चाहे, आप उसे दोस्ती करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन है ना, आपने उसी जलसे की तकरीर आपने भी सुनी होगी, उन्होंने ट्रंप का भी जिक्र किया था, तारीफ की थी उस एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो इज्जत देते थे, ये वाले इज्जत नहीं देते। अमेरिका की इंतजामिया के हवाले से बात हो रही थी ना कि एक इंतजामिया का ये मौकिफ है, दूसरी इंतजामिया का वो मौकिफ है। जिस तरह देखे ना, माजी में पेट फाड़ना था, सड़कों पर घसीटना था, भी हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में आपने तो चार्जशीट पेश कर दी, ये तो इसका तो खान साहब ही जवाब देंगे, पर इन सारी चीजों के बाद इसका फैसला कौन करेगा? वो अवाम करेगी बैलेट बॉक्स में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उस पे भी हम मुसलसल डिबेट करते हैं, लेकिन अगर यहां पर बात हो रही है तो ये सिर्फ इंतजामिया का मौकफ नहीं है। इंतजामिया ने साजिश की है, बाकायदा पैसे दिए हैं पीडीएम वालों को और उसके बाद उनकी हुकूमत गिराई है। ये खान साहब ने बताया आवाम को, उन्हीं के साथ अब दोस्ती करने की बात करें। जी, दोस्ती की बात, अमेरिका के साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने तो साजिश की ना, उन्होंने 26 साल पुराना बयान भी चलाया था और उन्होंने अमेरिकी टीवी के ऊपर बैठ के भी यही कहा था कि डोनाल्ड लू के हवाले से उन्होंने कहा था कि इस शख्स को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। अमेरिकी टीवी के ऊपर बैठ के कहा था अभी कुछ अरसा पहले ही। तो मेरे ख्याल में अमेरिका तो ममालिक से तो आपकी दोस्ती होती है और इंतजामिया जो मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, जिस तरह भारत के अंदर मोदी साहब की हुकूमत आए या कांग्रेस की हुकूमत आए, हालात डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह जहां पे जिधर अमेरिका ने साजिश नहीं की, डोनाल्ड लू ने साजिश की और डोनाल्ड लू इतनी पावरफुल शख्सियत था कि उस पर पूरी पाकिस्तान की 14 जमातें मिल गई और उन्होंने इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया। ठीक, अच्छा, फैसल करीम कुर्नी साहब, सर ये माइनस, जी आप समझना नहीं चाह रही हैं, आप समझना नहीं चाह रही हैं, आप बड़ी अक्लमंद हैं, आप समझती हैं सारी, पर आप समझना नहीं चाह रही हैं जो मैं कह रहा हूँ। इंतजामिया की बात हो रही है। बाइडन इंतजामिया से वो शिकवा करते हैं कि उस इंतजामिया की पॉलिसी मेरी हुकूमत से मुतालिक ऐसी थी जो फेवरेबल नहीं थी। उसका जिक्र उन्होंने वहां पे भी किया था, जो अपनी तकरीर के दौरान भी किया था और बार बार वो करते रहे। अच्छा, माइनस इमरान खान साहब की बातें हो रही हैं, ठीक, आती हूँ अथर, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। माइनस इमरान खान साहब की बातें हो रही हैं सर, तो पीटीआई में इमरान खान के अलावा ऐसा कौन सा चेहरा है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को संभाल सकता है? ए, बी के उसके साथ बैठकर मुल्की मसाइल पर बात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे नहीं पता माइनस इमरान खान या जो भी है, एक क्राउड है पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक क्राउड है और जो कि माइनस इमरान खान या प्लस इमरान खान जो भी है वो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा रजिस्ट कर सकेगा। माननीय इमरान खान तो ये पोजीशन है कि इनका जो भी जो इनके गिल साहब थाने में थे तो कोई उसको पूछने के नहीं जाते, इमरान खान को ज़बरदस्ती भिजवाना पड़ा कि यार जाओ उसको पूछो। आपने एक लंबा चौड़ा एक इंट्रो दिया कहें या जो एक चार्जशीट दी। देखें, अमेरिका के ख़िलाफ़ खान साहब पहले साजिश थी, मदाखलत थी, सब कुछ थी। अचानक 14 अगस्त को उनको याद आया कि नहीं, मैंने अमेरिका से दोस्ती करनी है, वहाँ की जो है लॉबिस्ट फर्म को हायर करना है ताकि मेरी वहाँ पर लॉबी करे। और उसके साथ साथ मुझे खुशी है कि अमेरिकन एम्बेसडर यूएसएड ने खैबर पख्तूनख्वा को कोई 36 एम्बुलेंसें दी। मेरा अपना सूबा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके जो वहाँ के वज़ीर आला हैं और कोर कमेटी के आपके मेंबर हैं, क्या उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से एहतजाज किया कि आपकी हुकूमत ने मीटिंग करवा दी, खान साहब की खुफिया गुफ्तगू हुई है, तो वो जो है आपने एहतजाज किया? अगर आपने किया तो उसकी प्रेस रिलीज किधर है? दूसरी देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो पीटीआई की एक सूबे में हुकूमत है, पंजाब की वजह से समझते पंजाब में जो है ऊपर जिलाई की हुकूमत है, उनकी इत्तेहादी है। कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कि 14 अगस्त का दिन था, कोई भी वज़ीर आला, हमारे जो सूबे का वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव और कोई भी वज़ीर में टाइम उनके पास नहीं था। गालिबा वो लाहौर जलसे पे गए थे कि उन्होंने पाकिस्तान की झंडे की परचम कुशाई वहाँ पर की हो, चीफ सेक्रेटरी ने की। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हमारे पहले भी एक दो दफ़ा ऐसे हुआ है, पहले तो सूबे में भी एक दो दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए। दूसरी चीज़ है, देखें, आपने फिर कहा कि जी वो इमरान खान की आपने दिखाया कि जी वो मदीना की रियासत की बात थी। मदीना की रियासत की जो तबलीग करता है, क्या इस्लाम में ये नहीं है कि जब आपको कोई अमानत मिले या खैरात और सदक़े के पैसे मिले तो आपने किस में बांटने हैं? अपनी सियासी जमात में तो नहीं बांटने। मदीने की रियासत में इस्लाम में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है कि आप सदक़े के पैसों पे क्या करना है, अमानत पे क्या करना है, खैरात के पैसों पे क्या करना है, अपनी सियासी पार्टी बनानी है, अपने कॉन्सर्ट करवाने हैं, अपने जलसे करवाने हैं, अपनी पब्लिसिटी करवानी है, अपनी सोशल मीडिया टीम चलवानी है। ये आपको इस्लाम में लिखा है, हमें तो दिखा दे कहाँ पर लिखा हुआ ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जो उन्होंने की है सब इसके ऊपर जाके अब देखें, वो
फराग गोगी को किस तरह डिफरेंट, जो हमारा जो है आया था मुझे जरा आखिरी जो शख्स आया था आफिया सदीकी का केस लड़ने के लिए, वो जो है वकील बन गया फराग गोगी का। ये तो उसकी मतलब है कि पूरी सियासत का एक खुलासा है। और जो इलेक्शन कमीशन के मुतालिक इन्होंने कहा था, पहले तो कहता था मैं किसी के सामने नहीं लेटूंगा, मैं मर जाऊंगा तो मैं किसी एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानूंगा। आज उनको ख्वाब में नजर आ रहे हैं। ये हमें ताने देते थे कि नैब का चेयरमैन आप लोग बैठ के फिर बताते हैं कि जी हमें तो जो कहा जाता था हम वो कर लेते थे। नैब का चेयरमैन पे हमें ताने देते थे। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। मैं जरा चाह रही हूँ ब्रेक से पहले अली साहब का भी कमेंट शामिल कर लूं। अली साहब, खान साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर खान साहब की नाअहली का प्लान बनाया जा रहा है और फिर से उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अब कौन कर रहा है उनके खिलाफ साजिश सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ जो इब्तिदाइये के अंदर आपने गुफ्तगू की ना, उसके ऊपर 1 मिनट बात करना चाह रहा था। मेरी ज़ाती नज़र के अंदर जो लीडरशिप या जिसको क़यादत कहते हैं ना किरण, वो एक ज़िम्मेदारी की तरह होती है। और यहाँ पे जिन लोगों को अल्लाह ताला इस किस्म की पोजीशंस के अंदर डालता है, मेरी नज़र में उन लोगों को ज़रा ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और लोगों को, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनको सही रास्ते पे कायल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप क़यादत को सस्ती शोहरत के लिए इस्तेमाल करें तो आप कभी भी उस रियासत के साथ, उस मुल्क के साथ वफ़ादार नहीं हो सकते। मैं इतनी सी गुजारिश करूँगा। और दूसरी ये थी कि हमें, जो आपने इब्तिदाइये में इमरान खान साहब की जो सियासत के तजादात थे, अगर उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई तो हमें खामखा इतनी डिफेंसिव पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपकी नीयत को यहाँ पे चैलेंज करना शुरू कर दें। हमें इश्यूज़ के ऊपर मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। और जो पाक अमेरिकन रिलेशनशिप की बात है और इमरान खान साहब जो खुद मुख्तारी का दर्स देते हैं, तो किरण 1 सेकंड के लिए अतर साहब से अगले सेगमेंट में ये पूछिएगा कि अगर वो इतना खुद मुख्तारी के कायल थे तो क्यों इस मुल्क की मईशत को इतना खोखला करके गए कि जब अगली हुकूमत ने उनको एक आईनी तरीके के साथ डिसलॉज किया तो उस वक्त आपके पास जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स पड़े हुए थे वो $8 बिलियन के थे और वो भी सारे मांगे टांगे के थे और वो सारे के सारे रिजर्व्स नथी थे कि आपका IMF प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। और उसके बाद ये पाक अमेरिकन रिलेशनशिप को सैबोटाज करके चले गए। तो मुझे बताएं, जो ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अतर, इमरान खान ने 14 अगस्त को एक बड़ा ऐलान करना था, क्या था वो ऐलान? किसी को समझ आया? टू बी ऑनेस्ट, वो तो अब वही खुद ही बता सकते हैं कि वो क्या ऐलान था। लेकिन हो रहा ये है कि इमरान खान ने कोई ऐलान किया हो या ना ऐलान किया हो, अगर आप देख लें इस वक्त हमारा जो सियासी नैरेटिव है किरण, वो उसको कौन लीड कर रहा है। इसलिए कि इस वक्त 14 जमातों की हुकूमत है और आप हर टीवी प्रोग्राम उठा के देख लें, आप हर बहस मुबाहिसा देख लें, बात हम क्या कर रहे हैं, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। तो मेरे ख्याल में सम टाइम मुझे ये लगता है कि हम थोड़ी सी ज्यादती करते हैं अपनी हुकूमत के साथ, इनको बिल्कुल इररेलेवेंट बना रहे हैं हम लोग। इसलिए कि हमेशा से तो हमने यही देखा कि जिसकी हुकूमत होती है उसके ऊपर बहस होती है, उसके ऊपर बातें होती हैं। लेकिन हालिया अरसे में आप गुज़िश्ता 3-4 महीने में उठा के देख लें कि हर चीज हर वक्त इमरान खान ही सेंटर स्टेज बने हुए और बहुत सारे अच्छे काम जो इस हुकूमत के हैं उसके ऊपर भी किसी की नजर नहीं जाती। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि ये भी हुकूमत में है, 14 जमातें, उनको भी तो थोड़ा सा हम देखें ना कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। सही, ठीक है, मुझे जवाब मिल गया वैसे आपका। सर, आपको समझ आया खान साहब ने वैसे उस दिन क्या कोई रोड मैप उन्होंने देना था? ये तो उन्होंने बता दिया वो पिंडी के बाद आगे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो 1.5-2 घंटे की गालिबन वो स्पीच हो गई थी, तो वो क्या कहा है खान साहब ने? देखिए, उन्होंने अपनी वोटर से या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे कहा था कि मैं आइंदा का अमल दूंगा और वो बड़े होंगे, डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि वो क्या रोड मैप होगा कि उन्होंने जो है हमें देने जी। तो एक रोड मैप उनका ये था कि मैंने अमेरिका से दोस्ती करनी है दोबारा। दूसरा था कि उन्होंने गालिबन ऐलान किया कि मैं पता नहीं कराची, सक्कर, हैदराबाद और ऐसे ऐसे शहरों में जा रहा हूँ। ये 2 मुझे समझ आई हैं। बाकी दिल की बातें तो हमें नहीं पता कि उनके दिल में क्या था और उन्हें क्या करना आगे। फैसल साहब, सर NA 246 के लिए इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। पीपल्स पार्टी किसे उतारने जा रही है मैदान में? क्योंकि यही वो गढ़ था लियारी जो जिसे पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2018 में इतनी कमजोर पोजीशन हो गई थी कि शकूर शाद साहब ने बिलावल को 14,500 वोट से शिकस्त दी थी।
इस बार तो फिर इमरान खान साहब खुद मैदान में उतर रहे हैं, क्या देखें 2018 का इलेक्शन तो कोई और इलेक्शन था, सेलेक्टर्स का इलेक्शन था। अब जो है इमरान खान साहब आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, कराची में इलेक्शन लड़े और मैं कहता हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल उनकी टीम मौजूद है। खुद अगर उन्होंने इलेक्शन के आखिरी दिन तक वहाँ पर कैंपेन करनी है करें और इलेक्शन के दिन पता चल जाएगा। आप लोग किसको उतारे हैं मैदान में? लोग 2 कैंडिडेट्स ने गालिबन अप्लाई किया हुआ है और पार्टी ने फैसला करना है कि उनमें से किसको जो है वो लाएंगे। तो पार्टी के जो फैसला होगा, जिसको टिकट देगी वो इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक फैसला नहीं हुआ है सर? फैसला नहीं हो जाएगा, फैसला मेरे ख्याल में आज या कल तक फैसला हो जाएगा कि हमारे जरदारी साहब सियासी मंजरनामे से अचानक क्यों गायब हैं? दुबई गए, फिर उनको कोविड हो गया, फिर उनके पता चलता रहा अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं थोड़े आराम कर लें, क्योंकि उनको बड़ा फिक्र होती है जरदारी साहब की मूवमेंट पे कि जी वो इस्लामाबाद क्यों आ गए हैं, वो लाहौर क्यों आ गए हैं, उनको बड़ी फिक्र रहती है। हमने कहा थोड़ा सा उनसे जो है उनके जहन से जो है वो जरदारी साहब का खौफ थोड़ा सा हो जाए। वो तो मिड ऑफ जुलाई से गए हैं सर? नहीं, वो बेसिकली गए थे अपने नवासी के साथ अपनी सालगिरह मनाने के लिए। उनको कोविड हो गया था, कोविड उनका भी नेगेटिव आया है, उन्होंने एक और टेस्ट किया है, वो भी तकरीबन उनका नेगेटिव आ गया। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आ रहे हैं और सीधा लाहौर ही आ रहे हैं, लाहौर लैंड करेंगे और लाहौर में बैठेंगे, अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। सही तो इंशाल्लाह जो है जरदारी साहब लाहौर आ रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब कब आ रहे हैं? उनकी क्या वापसी का हतमी फैसला हो चुका है? अली सुनने में आ रहा है सितंबर में शायद वापस आ रहे हैं, या इससे पहले हो जाएगी वापसी? अच्छा किरण, गुजारिश है क्योंकि पिछले सेगमेंट में बात बीच में रह गई, तो मैं सिर्फ ये मुजम्मत करना चाह रहा था कि जिस तरह से खान साहब ने हमारी खारजा पॉलिसी के साथ जिस किस्म का मजाक करने की कोशिश की है ना, वो गैर मुनासिब। और जो खुद मुख्तारी की वो बात करते हैं, अगर वो हमारी मईशत को स्ट्रॉन्ग करके गए होते ना कि आज हमें IMF की तरफ $1 के पीछे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, तो शायद मैं उनकी बात को कुछ हद तक मान लेता। पर जब आप इस तरह से बारूदी सुरंगें लेके जाएं और उसके बाद आके सियासत अपनी खुद मुख्तारी और पाक अमरीका ताल्लुकात के ऊपर करें, तो ये नामुनासिब है, क्योंकि आपके रियासत के मफादात के खिलाफ है। आपने जो पिछले सेगमेंट में बात की साजिश का जो ये बयानिया लेके चल रहे हैं, देखें उसके अंदर जो इनका रिजीम चेंज वाला बयानिया था, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स जो हुई हैं उसके अंदर क्लियर हो गया। इनके अपने इत्तेहादी शेख रशीद साहब उसके ऊपर बता चुके हैं कि किस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पहले पता था, तो द लेसर सेड द बेटर। अब जो इन्होंने बात की कि हमें फौज के साथ लड़वाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं गुजारिश इतनी सी करूंगा कि जो शहबाज गिल वाला मामला है, या उनका शहबाज शबीर जो भी उनका नाम है, गुजारिश ये है कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर लेके तो फिर रहे थे। इमरान खान साहब को क्या ये इस इशू को जो हमारी रियासती मफादात के खिलाफ है, इसको डिफ्यूज करने के लिए उनको 3 मौके मिले। चलें ठीक है, तलाल चौधरी कह रहे हैं ना कि वो जो बयानात उन्होंने दे दिए हैं, जो चार्जशीट इमरान खान साहब के खिलाफ खोल दिया उन्होंने, वो आ जाएगी सामने, तो वो क्लियर हो जाएगा मामला। मुझे आप ये बता दें नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? देखें, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई हुई है। आप जानती हैं 62(1)(f को किस तरह से वेपनाइज करके सुप्रीम कोर्ट के कंधों के ऊपर ये फैसला करा के उनको 10,000 की तनख्वाह ना लेने के ऊपर उनको अपनी वजीर आजमशिप से अलहदा किया गया। तो हमारी पार्टी के अंदर तो ये ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द वापस आए, और जिस तरह उनको उनके डॉक्टर्स जो है वो गो अहेड देंगे, हमने तो उनको यही मशवरा दिया कि आके पार्टी को लीड करें। जी नहीं, पार्टी खत्म करने जा रही है इसको, पार्लियामेंट 62(1)(f) को खत्म करने जा रही है, ये तायत नाअहली वाले मसले पर। देखें, मेरी तो जाती तौर पे किरण ये राय है कि इस किस्म के कवानीन जिसके अंदर आपकी अमानत और खयानत के ऊपर कोई और बैठ के फैसला करता है, हमें इन कवानीन को आइन के अंदर से खत्म करने की जरूरत है, और सियासतदानों को मुकाबला पब्लिक अरीना के अंदर करना चाहिए। पर अगर आपने एक मेयार नवाज शरीफ के लिए तय किया, तो आज इमरान खान साहब सिर्फ इस खौफ से कि उन्होंने तोशा खाना के 14 करोड़ रुपए जो समेटे हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं किए, आज ये आके उसके ऊपर कोई और मेयार तय करना शुरू कर दे तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे। अगर ये सियासतदानों ने बैठ के उसके ऊपर कोई कंसेंसस डेवलप करना है, हम इसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। इस्लामाबाद में आएंगे या लाहौर में? क्योंकि अगर लाहौर में तो आएंगे तो फिर तो गिरफ्तारी का खदशा होगा, तो लैंड कहां करेंगे? देखें, नहीं किरण, गुजारिश ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले इस कौम के लिए कुर्बानियां नहीं दी। उनको क्या आप नहीं जानती कि अपनी बेटी को जब उनकी बेगम बिस्तरे मर्ग पे थी, उनको छोड़ के वो यहाँ पे क्या पाकिस्तान इलेक्शन के लिए आए थे कि नहीं आए थे, जेल में गए थे कि नहीं गए थे, वो कितनी दफा पहले भी जेल में गए थे। तो ये जो फैसला होगा वो इस चीज के ऊपर नहीं होगा कि जी उन्होंने जेल में उनको डालेंगे कि नहीं डालेंगे, उनका फैसला उनके डॉक्टरों की मशावरत के साथ होगा और पार्टी इसके ऊपर हतमी फैसला करेगी। अभी तक जहां तक मेरी इत्तला है,
इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सही है, आप कह रहे हैं हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है। अतर आप क्या समझते हैं, कहाँ लैंड करेंगे? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि खान साहब की जो इमरान खान माइनस की बातें हो रही हैं, असद उमर साहब ऑलरेडी खुद भी कह चुके हैं कि इमरान खान माइनस हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिर बचता क्या है? तो वाकई कुछ बचेगा फिर पीटीआई में? देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में भी अर्ज की थी, पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे अर्ज कर चुका हूं कि अदालती फैसलों से किसी की सियासत नहीं खत्म होती। भुट्टो की सियासत खत्म कर ली, मियां साहब की सियासत आपने खत्म कर ली, या अभी आप इमरान खान की कर लेंगे। ये सियासत जो है ना, मैं अगेन आऊंगा, ये अवाम आपकी आगे लेके चलती है या खत्म करती है। तो फैसला बैलेट बॉक्स के जरिए होगा जिसकी सियासत कायम रहनी है या सियासत खत्म होनी है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि देखें, इरफान सदीकी साहब ने भी एक प्रोग्राम में फरमाया कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, वापस आएंगे, वो इंतखाबी सियासत में लेंगे, बहुत सारे मामलात तय हो रहे हैं। मामलात कहाँ पे तय हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान की वो अदालतें जिनको मियां साहब मतलूब हैं, उन्होंने वो फैसले दे दिए हैं कि मियां साहब की जमानत होगी या उनके केसेस खत्म कर दिए हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी अदालत से कोई फैसला नहीं आया, तो वोट की जिन्होंने इज्जत दिलवानी थी वो किससे मामला तय कर रहे हैं? जो सिलेक्टर कर रहे थे, अभी वो किससे मामला तय कर रहे हैं? और मैं एक और बात भी करूंगा कि यहाँ पे अभी फौज के हवाले से बात हुई, इदारों के हवाले से बात हुई। 14 अगस्त वाले दिन हुकूमती इत्तेहादी उठते हैं, मोहसिन दावड़ साहब हमारे इदारों के ऊपर संगीन इल्जामात लगाते हैं। 15 अगस्त आती है, वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ साहब खड़े होते हैं, वो फरमाते हैं कि वो लोग जो इमरान खान को लेके आए थे उन्होंने अभी भी सबक नहीं सीखा, अभी भी कुछ लोग उसकी डोरें हिला रहे हैं। तो देखें, आप हुकूमत में होते हुए अगर अपने इदारों को इस तरह निशाना बनाएंगे तो किसी और से हम क्या गिला कर सकते हैं कि वो साजिश की बात कर रहा है या कोई और बात कर रहा है? तो इसके ऊपर हुकूमत को मौक़िफ़ अपना क्लियर करना चाहिए कि जो मोहसिन दावड़ साहब ने इल्जाम लगाया। सही, ठीक। अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान में आज हो गया, वैसे ही करते थे, अभी हुकूमत में भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमतों को तो मसला ये ना, अतर सारे ही ऑपोजिशन में कर रहे होते हैं, सारे ही ऑपोजिशन में कर रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल करीम कुर्नी साहब, सर गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का गवर्नर लग गया है, गवर्नर सिंध की तैनाती वाला मसला, ये कब तक हल हो जाएगा सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर का था, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का है, चाहे वो सिंध का है, चाहे वो बलूचिस्तान का है, ये बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था और हो जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। और मेरे ख्याल में मशावरत सिंध की उस पर शुरू है और बहुत जल्दी सिंध का भी हो जाएगा और बाकी सूबों की भी गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट होने हैं, क्योंकि सारे जो हैं वो स्पीकर, एक्टिंग गवर्नर 3 सूबों पे काम कर रहे हैं। अतर साहब ने एक बात की, अच्छी बात की, तो अली साहब भी बताएंगे जावेद लतीफ़ साहब के मुतालिक, लेकिन जहाँ तक इन्होंने मोहसिन दावड़ साहब की बात की है तो उनको आप प्रोग्राम में बुला लें और उनको, क्योंकि मैं तो तर्जुमान हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मोहसिन दावड़ साहब आ जाएँ। अगर किसी भी जमात में अगर कोई गलत बात करेगा, बिल्कुल हम उसको डिफेंड नहीं करेंगे, वो मोहसिन दावड़ आ जाएंगे, अपने रिजर्वेशन बता देंगे, बयान अपनी जगह पे, लेकिन किस कॉन्टेक्ट में उन्होंने दी है वो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि देखें, आप लोग और अत्थर भाई मेरे ख्याल में पता इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठे हैं, किधर बैठे हैं, इस वक्त हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, पिछले 10 साल से पीटीआई की वहाँ पर हुकूमत है और वहाँ पर अभी मिलिटेंट्स दोबारा जो है सरगर्म हो चुके हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं। और ये हमें जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत बताए कि आपके 10 साल हुकूमत में आज सबसे ज़्यादा सरगर्म वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने ज़िले में हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो उन्होंने भी शायद दिए नहीं, मुझे मैं उस पर वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि किस कैपेसिटी में वो आपके ज़िले में और आपके सूबे में मिलिटेंट्स आए हैं, ये हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं। लिहाजा जो है इस तरह जो फाटा के फॉर्मर फाटा के इलाके, आप देखें रोज़ाना की बेस पे हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे फौजी जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और जो है पीटीआई की जो है वो, तो पीटीआई की हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि मिलिटेंट्स इकट्ठा हो कैसे रहे, मुनज़्ज़म हो कैसे रहे। इमरान खान ने क्या 14 अगस्त को अपने वज़ीर से पूछा कि तुम्हारे सूबे मिलिटेंट्स क्यों इकट्ठे हो गए? बिल्कुल ठीक सर, इस पे आगे अगले प्रोग्राम्स में जरूर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया अतर, थैंक यू सो मच। अली, बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन से इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।